हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी, आप सभी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाइएगा, और सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, राधे राधे है। देखिए प्यारे दोस्त, आज जो है हमारा रीतिकाल की कक्षा है हमारी, इसको हम लोग करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है? चलिए भाई, शुरू करते हैं मेरे दोस्त अपनी कक्षा को। आगे मेरे दोस्त हमारा द्विज देव के बारे में हम बात करेंगे आज। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? द्विज देव के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो मैंने कल पढ़ाया था बोधा के बारे में, जो मौखिक रूप से भी बताया था, वो मैंने आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर दे दिया है। ठीक है? जिसमें मैंने उसका अर्थ भी लिख करके बताया है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, जो बोधा ने वो गाया था या बताया था। ठीक है? ठीक है ना? तो चलिएगा, शुरू कर रहे हैं अब। अयोध्या के राजा मानसिंह का नाम द्विजदेव था। ध्यान से समझिएगा इसको। अयोध्या के जो राजा थे, उनका नाम राजा मानसिंह का जो नाम था वो क्या था? द्विजदेव था। जिनका समय जो है वो संवत 1877 से और 1927 तक माना जाता है। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी, देखिए, श्रृंगार लतिका और मेरे दोस्त श्रृंगार बत्तीसी, ये जो है श्रृंगार बत्तीसी, इनकी दो काव्य रचनाएं मिलती हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि श्रृंगार लतिका किसकी है या फिर श्रृंगार बत्तीसी रचना किसकी है। तो आपको बताना है किसकी है मेरे दोस्त? द्विजदेव की। श्रृंगार लतिका के टीकाकार यानी कि व्याख्याकार कौन मेरे दोस्त? अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश नारायण प्रताप नारायण सिंह थे। अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश नारायण प्रताप सिंह थे। द्विजदेव रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। द्विजदेव जो है वो मेरे दोस्त आप लोग क्या हैं? द्विजदेव आपके मेरे दोस्त जो रीतिकाल है, रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई मेरे दोस्तों? ठीक है? क्लियर हो गई मेरे शेर? सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, यानी कि आज ही नहाए, फिर इसका मतलब है हम, बाकी रोज नहीं नहाते दोस्त हैं। चलो, कोई नहीं। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के शब्दों में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में क्या है मेरे दोस्त? अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी 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 सरस इनकी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता है। इनकी जो है सरस और सरस बोलते हैं रस के साथ संपूर्ण, जो रस के साथ होती है उसको कहते हैं। इसको कहते हैं जो रस के साथ होती है, मतलब रस से परिपूर्ण हो। ऐसी रचना जो रस से परिपूर्ण हो, उसको मेरे दोस्त कहते हैं। ठीक है? समूची का जो अर्थ होता है वो संपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना। समूची का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो क्या होता है? आपका संपूर्ण। ये जो दिया ना समूची, इसका अर्थ होता है संपूर्ण श्रृंगार परंपरा। संपूर्ण कह दो या पूर्ण कह दो, संपूर्ण कह दो मेरे दोस्त, या फिर पूर्ण कह सकते हो आप लोग। ठीक है? कंटेंट ये बताओ पहले तो, कंटेंट फिल्टर करा हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल एकदम बेहतर है।
पूरी, ये समझ लो कि आपकी इस कक्षा को तैयार करने में लगभग लगभग 4.5 घंटे जाते हैं। 1 घंटे की कक्षा को तैयार करने में लगभग लगभग 4.5 घंटे जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो आगे देखो, समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी जो सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता है फिर दुर्लभ हो गई। दुर्लभ का मतलब है कि कठिनाई से मिलती थी। कैसे मिलती थी? कठिनाई से मेरे दोस्त मिलती थी। आगे देखो, इन्होंने अपने दरबार में अनेक कवियों, कौन कौन से कवि हैं, कवियों के नाम, लच्छीराम, लच्छीराम, बलदेव, चंडीदत्त, जगन्नाथ, लच्छीराम, बलदेव, चंडीदत्त, जगन्नाथ इत्यादि को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। लच्छीराम को, ठीक है, और किसको मेरे दोस्त, बलदेव को और चंडीदत्त को और मेरे दोस्त जगन्नाथ को इन्होंने क्या दिया? संरक्षण दिया, संरक्षण दिया और मेरे दोस्त उनका प्रोत्साहन मेरे दोस्त किया। क्या किया? प्रोत्साहन भी उनका किया। आगे, प्रकृति सौंदर्य प्रेम और विरह के स्वच्छंद कवि के रूप में द्विजदेव जाने जाते हैं। आपसे इतना प्रश्न पूछ सकता है कि जो द्विजदेव हैं वो किसके रूप में कवि जाने जाते हैं? तो प्राकृतिक सौंदर्य प्रेम और विरह के स्वच्छंद कवि के रूप में। प्रेम और विरह, प्रेम मतलब जो प्रेम को दर्शाता है और विरह मतलब वियोग को जो दर्शाता है, उसके रूप में मेरे दोस्त ये द्विजदेव भी जाने जाते हैं। उसके रूप में भी मेरे दोस्त द्विजदेव जाने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? समूची का अर्थ मैंने बताया तो है संपूर्ण, ये लिखा देखो, समूची संपूर्ण को कहते हैं, उसको कहते हैं संपूर्ण, यानी कि पूरे श्रृंगार परंपरा में, संपूर्ण श्रृंगार परंपरा में ऐसे कह सकते हो, ठीक है। आगे दिया है क्या? ये सहृदय भावुक कवि के रूप में भी ख्यात हैं, यानी कि ये सहृदय भावुक कवि के रूप में भी क्या है मेरे दोस्त? ख्यात हैं। द्विजदेव रीतिबद्ध कवि भी हैं। द्विजदेव क्या है मेरे दोस्त? ये रीतिबद्ध कवि भी हैं, किंतु स्वच्छंद प्रवृत्ति इनमें अधिक है। इस प्रकार द्विजदेव ऐसे कवि हैं जो रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों धाराओं का समस्पर्श करते हैं। द्विजदेव का प्रकृति प्रेम स्वच्छंद है, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं, श्रृंगार लतिका सौरभ में वसंत पर 33 पद लिखे। यह देखिएगा, इनकी जो रचनाएं हैं, क्या है इनकी रचनाएं? इनकी जो रचनाएं हैं ये श्रृंगार लतिका सौरभ में बसंत पर जो है 33 पद लिखे हैं। 33 पद लिखे हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? हल्का प्रभाव मिलता है इनका, पूर्ण रूप से वो इसमें ही है रीतिकाल के, पूर्ण रूप से रीतिकाल के ही माने जाते हैं, लेकिन हल्का प्रभाव मिलता है अन्य जगह। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। इतना समझ में आया हो तो थम्स अप करके बताओ जल्दी से। इतना थम्स अप करके बता दो जल्दी से। बताओ। इतना क्लियर हुआ तो थम्स अप कर दो। इनकी हिस्ट्री, देखो कोई भी चीज हो नीरज मेरे दोस्त, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। जब तक हम अभ्यास करेंगे ना उसका, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बताया तो है मैंने स्वरांजलि, उनका कुछ अंश मतलब कुछ भाग प्रभावित है, लेकिन रीतिकाल में अधिक माने जाते हैं ये, ठीक है। आगे देखो, मानवीकरण को आधुनिक युग की देन माना जाता है। अब आप कहोगे मानवीकरण क्या है, ठीक है। मैंने कहा कि मानवीकरण क्या है,
देखिए मेरे दोस्त, मानवीकरण जो होता है आप लोगों का, वो होता है मानव के द्वारा प्रकृति का जो चित्रण होता है, उसी को मानवीकरण के अंतर्गत हम रखते हैं। दोबारा से बता रहा हूं कि मानवीकरण उसको बोलते हैं मेरे दोस्त, कि जो मानव के द्वारा प्रकृति का चित्रण करता है, उसी को मानवीकरण अलंकार कहते हैं या मानवीकरण के अंतर्गत हम रखते हैं। तो किंतु द्विजदेव रीति काल में न जाने प्रकृति वर्णन के अंतर्गत, देखो मैंने कहा ना प्रकृति का वर्णन आता है इसमें, ठीक है, उसका कितनी बार प्रयोग किया, यानी कि द्विजदेव ने न जाने कितनी बार प्रयोग किया, कितनी बार प्रयोग किया, किसका, प्रकृति का वर्णन जो है मानवीकरण के अंतर्गत किया, कितनी बार प्रयोग किया। शुक्ल जी के शब्दों में ऋतु वर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, यानी कि जो शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, उनके शब्दों में ऋतु वर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। डॉक्टर मनोहर गौड़ ने इनकी भाषा के विषय में लिखा है, इनकी जो भाषा है उसके विषय में लिखा है क्या, कि द्विजदेव की भाषा एक और ऋतु युग के समस्त काव्य सौंदर्य को आत्मसात किए हुए है। द्विजदेव की जो भाषा है वो एक और ऋतु युग के समस्त काव्य सौंदर्य को आत्मसात किए हुए है, तो दूसरी ओर लक्षणों, लोकोक्तियों और मुहावरों से उनकी अभिव्यंजना शक्ति द्विगुणित हो गई है, और इस दिशा में वह घनानंद और ठाकुर के पथ पर अग्रसर रहे। यानी कि इस दिशा में वह किसके पथ पर रहे थे, घनानंद और ठाकुर के। अभिव्यंजना का अर्थ होता है मेरे दोस्त, जिसमें अभिव्यंजना शक्ति जो होती है, इसका अर्थ होता है जिसमें लोकोक्ति और मुहावरों का वर्णन किया जाता हो, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरों का मेरे दोस्त वर्णन किया जाता हो, उसको कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, बताओ जल्दी से एकदम, ठीक है। आपको रीतिकाल चयन करना है, सबसे ज्यादा वरीयता उसी को देनी है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे बढ़ूं। अरे देखो, ये थोड़ी सी टेक्निकली दिक्कत थी लवली, जिसके कारण ये टेक्निकली दिक्कत ये एप्लीकेशन पर आ जाती है जब एप्लीकेशन पर ज़्यादा लोड पड़ता है ना। तो अभी बैच लॉन्च हुए हैं बहुत सारे, 2-3, तो जिसके कारण टेक्निकली दिक्कत आ जाती है। लोड जब पड़ता है सारा ट्रैफिक उस पर जाता है, तो उस पर आ जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे कह रहा मिस्र बंधुओं ने बिहारी सतसई में 719 दोहे। यहाँ देखो मिस्र बंधुओं ने, यहाँ ध्यान से देखो, कल एक भैया कह रहे थे कि भैया मिस्र बंधु ने कितने माने, बिहारी सतसई में 719 दोहे माने हैं तीनों भैया ने, ठीक है। और शुक्ल जी ने कितने माने हैं, शुक्ल जी ने 700। मैंने उस दिन बताए थे आपको कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई में 700 दोहे माने हैं, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो है बिहारी सतसई में कितने दोहे माने हैं, 713। आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में कितने दोहे माने हैं, कितने दोहे बताए हैं। लेकिन शुक्ल के अनुसार जो है बिहारी रसवादी कवि हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ध्वनिवादी। देखो ये कितने बेहतरीन प्रश्न मिल रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन से कवि हैं, और शुक्ल के अनुसार बिहारी कैसे कवि हैं, रसवादी कवि हैं, ठीक है। और भगीरथ मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र दोनों बिहारी को रीतिबद्ध मानते हैं। ये दोनों कवि इसको बिहारी को क्या मानते हैं, रीतिबद्ध। ये दोनों कवि बिहारी को क्या मानते हैं मेरे दोस्त, रीतिबद्ध मानते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना, जल्दी से बताओ। सर ये प्रश्न नेट में पूछा गया है, अब बता दो, अब मैं बता दो। मैं तो सबको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से, आप लोगों को प्रश्न बना रहा हूं, आप लोगों के लिए हर एक तरीके से मेहनत कर रहा हूं। किसी में भी पूछा जाए अब, हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात का ध्यान रखना।
ठीक है ना, किसी में भी पूछा जाए हम तो छोड़ेंगे नहीं। इतना बताओ जल्दी से थम्स अप करके कि हाँ आ गया या नहीं समझ में। इतना बताओ मेरे दोस्त समझ में आ गया है नहीं। देखो, ये जो कवि हैं एक तो भगीरथ और एक डॉक्टर नगेंद्र, ये दोनों बिहारी को रीतिबद्ध मानते हैं। ये दोनों बिहारी को क्या मानते हैं मेरे दोस्त? रीतिबद्ध। ये बात का ध्यान रखना। और शुरू में ही मैंने डायग्राम जब बताया था, ये बताया था, देखो यहां ये रीति सिद्ध कवि हैं, यानी कि रीति सिद्ध कहलाते हैं बिहारी लाल, और रीतिबद्ध कहलाते चिंतामणि केशवदास मतीराम सेनापति देव, और भी होते हैं रीति मुक्त घनानंद आलम बोधा और ठाकुर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता करके सारी चीजों को चल रहा हूं, वो उन कवियों के अनुसार है, यहां ध्यान रखना। आगे चल करके आप लोगों को पूरा बिहारी का जो है पूरा जीवन चरित्र मिलने वाला, कि बिहारी ने क्या क्या किया, बिहारी की रचनाएं, बिहारी की प्रमुख पुस्तकें, है ना, सारी चीजें मिलने वाली हैं अब आपको। जो रीति सिद्ध काव्य है, ये समझ लो कि आपका रीति सिद्ध काव्य शुरू हो गया ये। ठीक है, ये समझ लो कि आपका ये रीति सिद्ध काव्य शुरू हो गया। इन दोनों कवियों ने माना है बस रीतिबद्ध, बाकी बिहारी लाल क्या थे? आपके रीति सिद्ध कवि। देखो मैंने डायग्राम में भी बताया है आप लोगों को, ये आपका रीति सिद्ध शुरू हो गया। अब ये रहा डायग्राम, इसमें दे रखा रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल, ध्यान रखना। अब ये रीति सिद्ध शुरू हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें इसके बारे में हमें जाननी है। बहुत बड़ा है बिहारी, ध्यान रखना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हुई हैं। बिहारी और देव की तुलना के संबंध में बिहारी को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले आलोचकों के अगुआ पंडित पदम सिंह शर्मा थे। मिश्र बंधु ने देव को बिहारी से ऊंचा स्थान दिया। जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु जानते कौन थे? वे तीन भैया, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने क्या किया? इन तीनों भाइयों ने मिलकर के देव को बिहारी से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के बिहारी जी को से भी ऊंचा, बिहारी से भी ऊंचा दर्जा किसको दे दिया? देव को दे दिया। आचार्य देव जो थे, बिहारी सतसई पर अमरूक शतक, अमरूक यानी कि कवि की बात की गई है, संस्कृत में है ये। गाथा सप्तशती, हाल हाल कवि जो होते हैं, हाला कवि जो होते हैं, प्राकृत जो होते हैं। आर्य सप्तशती, जिसके अंतर्गत गोवर्धनाचार्य और संस्कृत का प्रभाव मिलता है। बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएं यानी कि अनेक व्याख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे लगभग 50 व्याख्याएं लिखी हुई हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्ण कवि की टीका, मैं आपको बताऊंगा किस कवि ने कौन सी टीका लिखी थी, जो कवित्तों में है, जो कवित्त छंद है ना आप लोगों का, ठीक है, वो उसमें है, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। हरिप्रकाश टीका लिखी है, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका है, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। बिहारी का सबसे उत्तम प्रामाणिक और मार्मिक टीका खड़ी बोली में है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला था, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला था, क्योंकि कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम ब्रज भाषा में सबया छंद में लिखी थी। देख लो भैया, देख लो, नया प्रश्न मिल गया कि पूछ सकता है कि कृष्ण कवि ने जो बिहारी सतसई की टीका थी वो सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखी थी, किसने लिखी, कृष्ण कवि ने, और कौन से छंद में लिखी थी? सबया छंद में लिखी थी। तो बताओ प्रश्न मिलेंगे ना? है तो बताओ प्रश्न मिलेंगे या ना मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, कहने वाली कोई बात ही नहीं बची है, क्योंकि कुछ हम अपना छोड़ करके ही नहीं चल रहे,
हम अपनी तरफ से 100% लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे देखो, बिहारी सतसई के दोहों का रोला छंद में जो है पल्लवन अंबिका दत्त व्यास ने, देखो बिहारी सतसई के दोहों का जो है रोला छंद में पल्लवन किसने किया, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो भैया रोला छंद में जो पल्लवन किया था वो अंबिका व्यास ने किया था, और बिहारी सतसई का अनुवाद संस्कृत में किसने किया था, ये किया था परमानंद दास ने, परमानंद दास ने किया था मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई दोस्त? ये किसने किया था? ये मेरे दोस्त परमानंद दास ने किया था। इतनी बात सभी मेरे प्यारे वीरों की समझ में आ गई है ना? आप बता दो जल्दी से। इतनी बात सभी मेरे प्यारे वीरों की समझ में आ गई है ना? ये टॉपिक को उलझाने वाला है, उलझाने वाला नहीं है, ये टॉपिक समझने वाला है। मैं आगे चल करके आप लोगों को किस कवि ने किसका टीकाकार लिखा है, कौन सा टीका लिखा है, मैं सारी चीजें आपको देने वाला हूं। आप निश्चिंत रहो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी का जन्म भी बताऊंगा, चिंता मत करो। किस कवि ने इनका जन्म कैसे माना, कौन सा काल में माना, मतलब किस समय माना है, ये भी बताऊंगा। बेफिक्र रहो। बात समझ में आ गई है ना? बेफिक्र रहो। कमेंट आपको तो सिर्फ अनुसरण करके पढ़ना है। बाकी कंटेंट को मेरे दोस्त कहाँ से मेरे दोस्त मुझे लेकर के आना है, किस तरीके से लाना है, कौन सी किताब से लाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपना तैयार करना है। ठीक है? पल्लवन का अर्थ होता है मेरे दोस्त स्पष्टीकरण, यानी कि तर्कों और स्पष्टीकरण के साथ विस्तार से समझाना। तर्कों और स्पष्टीकरण के साथ मतलब समझाना। तर्कों के साथ स्पष्टीकरण के साथ समझाना, उसको कह देंगे। देखिए, बिहारी सतसई पर कुछ टीकाएं लिखी हुई हैं, कुछ टीकाएं लिखी हुई हैं। अब देखो कौन कौन सी टीका लिखी हुई है। 1719 संबत है ये, कृष्ण लाल ने लिखी थी बिहारी सतसई टीका। 1750 में राधा कृष्ण चौबे ने लिखी थी बिहारी सतसई टीका, और जो ब्रजभाषा में लिखी थी। 1773 ईस्वी में मानसिंह जैन लिखा था, टीकाकार का नाम है, और बिहारी सतसई हुई थी। सन के साथ आएगा। 1782 कृष्ण कवि बिहारी सतसई टीका है, ये सब पल्ली तरफ। 1794 ईस्वी कृष्ण कवि साहित्य चंद्रिका। 1800 में ठाकुर ने असनी वाले, ठाकुर जो है कौन से, असनी वाले, दो ठाकुर हैं, अलग अलग हैं, एक असानी एक असनी। तो ठाकुर असनी वाले जो थे, इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। 1834 में हरिचरण दास ने हरिप्रकाश। 1850 में मणिराम ने बिहारी सतसई की टीका। 1861 में ठाकुर ने देवकी नंदन टीका और सतसई बरनार्थ। पूछेगा इनमें से प्रश्न, ध्यान रखना। आगे 1878 में राय ने बिहारी सतसई की टीका। 1896 में प्रभु दयाल पांडे बिहारी सतसई की टीका, जो खड़ी बोली में बोली गई थी, खड़ी बोली में लिखी गई थी। इनका सन मेरे दोस्त नहीं दिया है। ठीक है? उमेद राम, क्योंकि बुक की बात कर रहा था, अलग अलग बुक में कुछ दिखा रहा था, किसी बुक में नहीं दिया था। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना? आगे देखो, रघुनाथ बिहारी सतसई का टीका लिखा। रण छोड़ जी दीवान बिहारी सतसई का टीका। सरदार कवि बिहारी सतसई का टीका, और कवि राम रस त्रिवेणी बिहारी सतसई का टीका। फटाफट इसको नोट कर दो जल्दी से, फटाफट नोट कर दो जल्दी से। फटाफट नोट कर दो
भैया बिहारी सतसई का टीका का अर्थ होता है मेरे वीरों, मैं बता तो चुका हूं कि बिहारी सतसई पर लिखी गई व्याख्या या टीका टिप्पणी। मेरे वीरों देखो मैं बता देता हूं, बिहारी सतसई का टीका का अर्थ क्या होता है, आप में से आधे से ज्यादा पूछ रहे हैं। लो, बिहारी यहां लिख देता हूं, लो, बिहारी सतसई का टीका का अर्थ होता है बिहारी सतसई पर सतसई पर व्याख्या या टीका टिप्पणी या टीका टिप्पणी करना। या टीका टिप्पणी करना, उसको कहते हैं टीका, उसको कहते हैं मेरे दोस्त टीका। इन टीकाओं से प्रश्न कैसे बनेंगे? जी बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है जी आपका। इन टीकाओं से प्रश्न कैसे बनेंगे? तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, इन टीकाओं से प्रश्न जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। देखो, जो कॉमन है ना, जिसपे ऐसे लिख रहा बिहारी सतसई का टीका, बिहारी सतसई का टीका, है ना, तो उसके लिए आपको सन जो दिए हुए हैं वो सन के साथ देगा, या तो सन पूछेगा उसका जिसमें आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। जिसमें सन नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अलग 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 मतों के अनुसार जो है वो आपको बताया जाता है, ठीक है। टीका का अर्थ बहुत पहले ही बताया गया था, व्याख्या में बता तो रहा हूं, मैंने बता दिया था भैया, बहुत पहले ही बता दिया था। तो भैया इनका सन नहीं दिया हुआ किसी का भी, बुक में भी ढूंढा, कोशिश की, नहीं मिला मुझे, ठीक है ना। तो भैया ये ध्यान देना है आप लोगों को कि उमेद राम की अगर बात करूं तो आपको इनमें से एक ही विकल्प में मिलेगा, सभी विकल्प में नहीं मिलने के। इनमें से एक ही विकल्प में मिलेगा, सभी विकल्प में नहीं मिलने के। बस इतना ध्यान आप सभी को रखना है कि खड़ी बोली का किसने लिखा, ब्रजभाषा का किसने लिखा, ये बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। खड़ी बोली का किसने लिखा और ब्रजभाषा का किसने लिखा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना दोस्त? आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से। आगे देखो और भी दिए हैं, जैसे इन्होंने दिया है 1921 में जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर जो है, जो खड़ी बोली बोला था, ये देखो ये रहा, यहां पर बोला था, कहां है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये रहा, देखो ये रहा लास्ट में। मार्मिक टीका है ना, बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक और मार्मिक टीका जो है वो खड़ी बोली में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दिया, ने निकाला। यही बात यहां पर बताई गई है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी रत्नाकर, जो यानी कि बिहारी सतसई का टीका है, क्या है, बिहारी मार्मिक लिख दो, चाहे उसको क्या लिख सकते हो आप, उसको मार्मिक टीका या प्रमाणिक टीका ऐसे करके लिख दो। क्या है, मार्मिक टीका, मार्मिक टीका या फिर प्रामाणिक टीका, प्रामाणिक टीका किसमें दिया इन्होंने भैया, खड़ी बोली में दिया है, जो बिहारी का सबसे है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध जो बताया है, ठीक है जी। एक ही होगा सुरेंद्र, मेरे दोस्त एक ही होगा, क्योंकि देखो जब मुझे पता है कि इनके सबके नाम एक ही हैं, सबकी व्याख्या एक ही है, मतलब व्याख्या का मतलब वही है बिहारी सतसई की टीका, तो कभी ऐसे थोड़ी करेगा प्रश्न पूछने वाला, ऐसा थोड़ी कर देगा, ठीक है। प्रश्न पूछने वाला तो मेरे दोस्त एक ही देगा। और एक बात और बता दूं, इस कक्षा से आपकी 80% तैयारी, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने नेट का पेपर भी देखा था, हिंदी का जो नेट का पेपर होता है ना वो, इस कक्षा से आपकी नेट की मेरे दोस्त 80% तैयारी हो जाएगी।
साहित्य, साहित्य की बात करूं, व्याकरण भी 80% तैयारी नेट की भी हो जाएगी। नेट अगर हिंदी, नेट हिंदी से देना चाहता है तो प्रश्न मिलते जुलते मेरे दोस्त। जब मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी और जब मैंने उस प्रश्न पत्र को देखा नेट का खोल करके, और फिर मैंने कहा अरे वाह, ये तो इसमें भी प्रश्न मिल रहे हैं, ये तो इसमें भी प्रश्न मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? भैया ये बिहारी के ही बारे में है मेरे दोस्त, ये सारा बिहारी के बारे में, ये बिहारी के बारे में, ये सब बिहारी के बारे में, ये सब बिहारी के बारे में, ये टोटल बिहारी के बारे में, ये लिख तो रिया है बिहारी के बारे में। देखो भाई, मुझे जिस तरीके से पढ़ाना है मैं उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप कृपया करके बस अनुसरण करें, इतना मैं विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप सभी को। अगर कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो भैया मुझे वैसे ही बता देना, क्योंकि मैं आपकी सुविधा के अनुसार हर चीज लेकर के आऊंगा। ये बात का ध्यान रखना। ये सब बिहारी के बारे में ही तो, ये बिहारी सतसई का टीका ही तो है यो बिहारी से संबंधित ही तो चल रहा सारा, टोटल जितना भी है। अब बिहारी का जन्म आ जाएगा, देखो सबकी जानकारी दे रहा हूं। यहां देखो, परमानंद श्रृंगार सप्तशती बिहारी के दोहों का आया ना, बिहारी का आया ना जिक्र, बिहारी का आया ना, बिहारी का जिक्र आया ना, सतसई का जिक्र आया ना, फिरंगी सतसई का जिक्र, ये सब बिहारी के ही तो हैं। प्रश्न किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, वो सब मैं आपको लोग लेकर के चल रहा हूं, निश्चिंत रहें आप, ठीक है? आगे देखो, मैंने कहा बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, परमानंद श्रृंगार सप्तशती ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद, ये देखो एक लाइन में लिखा हुआ आ गया। जब मैं यहां पर थ्योरी पढ़ा रहा था तब यहां पर भी आया था कि बिहारी सतसई के दोहों का रोला छंद में पल्लवन किया अंबिका प्रसाद गुप्त ने। और यहां दिया है कि कहां है ये रिया, बिहारी सतसई का अनुवाद संस्कृत में परमानंद दास ने। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? ठीक है ना? इस चीज का विशेष तरीके से ध्यान देना है, इस चीज का विशेष तरीके से ध्यान मेरे दोस्त देना है। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, बिहारी का स्मरणीय तथ्य क्या हो सकता है, यहां पर ध्यान देना आप सभी विद्यार्थियों को। देखिए क्या कह रहा है कि जन्म की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, हर एक कवि ने इनका जन्म अलग अलग बताया। देखो दोस्तों, हर एक कवि ने इनका जो जन्म है वो अलग अलग बताया है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने बताया, बच्चन सिंह ने बताया, 1595 ये रहा आपके सामने। ये 1595 जो बताया राम स्वरूप चतुर्वेदी ने बताया है और बच्चन सिंह ने इनका जन्म बताया है। बात समझ में आ गई? ये देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो सब भी लेकर के आ रहा हूं जिससे आपका मतभेद ही ना रहे। अरे जन्म कालक विषयक मतभेद, यानी कि किस कवि ने इनका जन्म क्या माना है अपने मतानुसार, वही मेरे दोस्त आपके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना मेरे वीर? ये बात का ध्यान रखना है। आगे देखो, जैसे वसबा है, गोविंदपुर है, ग्वालियर है, हर स्थान भी दिया। देखो वसबा, गोविंदपुर, ग्वालियर, हर एक कवि का इस संबंध में पंक्ति भी कही गई है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, और आई तरुणाई सुखद, और मथुरा बसे ससुराल। देखो कितनी बेहतरीन बात की गई है। मैंने क्या कहा, यहां पर दिया क्या बोला, ध्यान से देखो, दोबारा से मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं इसको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि जन्म ग्वालियर जानिए। क्या कह रहा मेरे दोस्त, कि जन्म जो है वो ग्वालियर में जानिएगा, और खंड बुंदेले बाल, खंड बुंदेले बाल। आगे देखो इसके बाद क्या है, और कुछ लोगों ने जो है इनका जो जन्म बताया वो मेरे दोस्त अलग बताया, हर एक कवि के मतानुसार अलग बताया। किसी ने 1603 भी बताया मेरे दोस्त, किसी ने 1603 भी बताया मेरे दोस्त इनका जन्म, ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। देखो
क्या बोला है कि जन्म ग्वालियर जानिए और खंड बुंदेले बाल, और आई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। अर्थात उस महापुरुष का जन्म ग्वालियर क्षेत्र में हुआ और वे बुंदेलखंड के बालक थे। उस महापुरुष का जन्म कहां हुआ? ग्वालियर क्षेत्र में हुआ और वे बुंदेलखंड के बालक थे। आगे क्या कह रहा है? आई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। जब उनकी तरुणाई आई, जब उनकी युवावस्था आई, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि जब उनकी तरुणाई आई, तरुणाई का मतलब है युवा अवस्था। जब उनकी युवा अवस्था आई तो उनका विवाह हुआ। उनका क्या हुआ? विवाह हुआ। तो भैया वे क्या कर गए? बे भैया फिर वे अपनी पत्नी के साथ मथुरा में बस गए, अर्थात मथुरा उनका ससुराल था। कहने का मतलब है कि ग्वालियर उनका जन्म स्थान बताया है, मूल क्षेत्र बुंदेलखंड बताया है, और मेरे दोस्त ससुराल जो बताया है वो बताया है मेरे दोस्त मथुरा। मथुरा में जाकर के बस गए थे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तरुणाई का मतलब होता है युवा अवस्था। जब व्यक्ति युवा अवस्था में आ जाता है जब ही तो शादी होती है। छोटेपन में, बालकपन में हो जाती शादी है। कमा के कहां से ला के देगा बेचारा? उसे ही देना पड़ेगा। और है ठीक है सर, मैं आपकी क्लास सबको सजेस्ट करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखो, इसके बाद बढ़ते हैं। जन्म काल हर एक कवि ने अलग अलग तरीके से बताया है इनका। ठीक है, तो देखो क्या बताया है, क्या बताया है। देखो, तो जन्म काल जो माना जाता है वो मेरे दोस्त इनका ग्वालियर में माना जाता है, और बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, और बसे कहां थे ये? ससुराल में, मथुरा ससुराल में बसे थे। ठीक है जी। अब देखो क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बताते हैं, बच्चन सिंह 1595। भाई देखो, अगर इनके जन्म की बात आएगी ना तो कवि का नाम लिख करके जरूर आएगा कि इस कवि के अनुसार इनका जन्म कब हुआ, ऐसे जरूर आएगा। ये बात का दिमाग में रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1600, शुक्ल जी का 1660 संवत यानी कि 1603 ईस्वी है। संवत में 1660 है और ईस्वी में मेरे दोस्त 1603 है। विश्वनाथ त्रिपाठी का 1606 ईस्वी है। फटाफट इतनी बात बता दो, थम्सअप करके यहां तक क्लियर हुई क्या ना, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट इतनी बात बता दो जल्दी से, थम्सअप करके इतनी बात, आगे बढ़ते हैं फिर। बताइए जल्दी से, थम्सअप कर दो। आगे देखो, निधन। भैया जी इनका निधन आया है 1663 ईस्वी में। इनके पिता का जो नाम था वो केशव राय या केशव राय था। बिहारी के पिता निम्बार्क संप्रदाय के संत नरहरिदास के शिष्य थे, यानी कि तुलसीदास भी जो थे मेरे दोस्त वो किसके शिष्य थे? तुलसीदास भी मेरे दोस्त नरहरिदास के शिष्य थे, यानी कि तुलसीदास के गुरु भी कौन थे? नरहरिदास ही थे। इनके गुरु भी कौन हो गए मेरे दोस्त? नरहरिदास, जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, जो निम्बार्क संप्रदाय में मेरे दोस्त दीक्षित थे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई वीरो? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा हूं मैं। बिहारी आरंभ में शाहजहां के आश्रय में रहते थे। यहां देखो बेहतरीन प्रश्न है, बिहारी किसके आश्रय में रहते थे मेरे दोस्त? शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि जो बिहारी हैं वो मेरे दोस्त आरंभ में शाहजहां के आश्रय में रहते थे, और 1645 ईस्वी में आमेर में, यानी कि जयपुर में आगमन, और राजा जयसिंह के राजाश्रित में, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी जो है किसके दरबारी कवि थे, तो मेरे दोस्त राजा जयसिंह के। किसके थे मेरे शेर? राजा जयसिंह के। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? उठ करके कक्षा से और मुंह धो करके आ जाना चाहिए।
अगर नींद आए तो। ठीक है, अगर नींद आए तो। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा कि बिहारी सतसई की जो रचना है वो मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को लोक व्यवहार, राजनीति और रीति की शिक्षा देने हेतु बिहारी ने की थी। और बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में पूर्ण हो गई थी। और 63 में मेरे दोस्त कुछ विद्वान बताते इनका निधन हो गया था, टै बोल गए थे। बात समझे के ना? बात समझे के ना मेरे दोस्त? बात समझे के ना मेरे दोस्त? भाई जी आपसे बात करनी है भैया, देखो बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हो। बाकी फोन नंबर तो बेचारे के पास, मेरे पास एक ही है ना? तो वो बस भैया वो एक ही नंबर है, और वो टू 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 टन टना टन टन बजता रहेगा। तो भैया जीरो हो जाएगी बैटरी भी, और डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर मजबूरन मुझे फोन रखना बंद करना पड़ेगा। कीपैड वाला लेना पड़ेगा, कीपैड वाला। कीपैड वाला फोन किस किस ने चलाया बताओ? कीपैड वाला तो सबने चलाया होगा आप में, है? चलो चलिएगा, आगे बढ़ूं। आगे देखो, आगे कह रहा बिहारी सतसई में दोहा और सोरठा में जो छंदों की संख्या है, देखो किस कवि ने किस तरीके से दी। हालांकि मैं आपको थ्योरी के रूप में भी करा चुका हूं, ये फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। देखो वीरो, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा क्या ही बात हो सकती है? देखियो क्या कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने 713 माने थे, 6 सोरठा थे जिसमें, और कुल जो हो गए थे मेरे दोस्त 719 हो गए थे। कुल छंद जो है 719 है। कुल छंद जो है, कुल छंद वो 719 माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने 713 माने थे जिसमें 6 सोरठा थे। मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधु विनोद लिखा था इन्होंने, तीनों भाइयों ने मिलकर के, इन्होंने 719 बताए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 700 बताए थे। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 बताए थे। भैया पूछ सकता है ये प्रश्न भी, ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त। बात क्लियर हो गई है ना? शिवानी कह रही कि मेरे पास तो आईफोन 16 प्रो है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। भगवान 17 भी दे। आ गया 17, अब 17 आ गया गुड़िया, 17 भी दे भगवान आपको। आगे देखो, बिहारी के बारे में विशेष तथ्य अगर मैं बात करूं तो रीति काल की रीति सिद्ध काव्य के धारा के सिरमौर या प्रतिनिधि कवि डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र ने इन्हें रीतिबद्ध माना है। यह क्या है? डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र ने जो है इन्हें रीतिबद्ध माना है। इन कवियों के अनुसार है, बस ये केवल इन दोनों कवियों के अनुसार माना है, बाकी ये रीति सिद्ध कवि हैं। इन कवियों के अनुसार है, बाकी ये सिर्फ और सिर्फ रीति सिद्ध कवि हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। रीति काल के प्रतिनिधि कवि की अगर मैं बात करूं, बिहारी द्वारा रचित सतसई, हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की जो पहली रचना मानी जाती है, वो यही मानी जाती है मेरे दोस्त। वो कौन सी मानी जाती है? वो यही मेरे दोस्त मानी जाती है। आगे बिहारी की जो भाषा है, भाषा का वैशिष्ट्य है, विशेषताएं जो हैं, बिहारी की जो भाषा की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? शुद्ध ब्रज पर साहित्यिक, भाषा में पूर्वीपन का प्रयोग, खड़ी बोली में कृदंत और क्रियापद अनुप्रास के आग्रह पर, बुंदेली खंडी शब्दों का प्रयोग, लिंग विपर्याय विपर्य ज्यादा, अनुप्रास की योजना सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, हो की थी उन्होंने। भाषा में तोड़ मरोड़ अत्यल्प, बहुत कम मात्रा में की है। आगे मुसलमानी लाक्षणिकता का प्रभाव इसमें दिया इन्होंने। कुछ शब्द पुराने भी दे, और भाषा में अलंकारिता का गुण इसके अंतर्गत दिया है। भाषा में अलंकारिकता का जो गुण दिया है वो भी मेरे दोस्त इसके अंतर्गत इन्होंने दिया है। समझ में आ गई वीर बात इतनी है ना? जल्दी से बता दो अब।
समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? विपर्य का अर्थ होता है विपरीतार, विपरीतता। ये इसका अर्थ होता है, बच्चे पूछ रहे हैं तो विपरीतता, विपरीतता को दर्शाता है, विलोम को दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत गजब बात है, बहुत शानदार बात है। और आप में से आधे से ज्यादा तो हाउस वाइफ होंगी, है ना, जो मेरे दोस्त नौकरी की तैयारी भी कर रही हैं और अपने घर के काम को भी मेरे दोस्त करती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक मेहनती है, उपलब्धि है, जिसके कारण आप सभी, मैं तो कहूंगा कि सभी मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं, ईश्वर उनको उनकी मेहनतता का फल दे। ठीक है, आगे देखो। सतसई परंपरा की अगर मैं बात करूं तो क्या है? बिहारी सतसई कवि हाल कृत जो है मेरे दोस्त गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती 5वीं सदी में, तथा गोवर्धनाचार्य कृत है आर्य सप्तसती, 11वीं सदी का उत्तरार्ध होगा। ये परंपरा की रचना है। बिहारी सतसई पर अमरूक शतक, जो अमरूक कृत का प्रभाव है इसके अंतर्गत, बिहारी सतसई पर है। हाल कवि जो है, जो हाल कवि द्वारा रचित है, हाल कवि है, कवि का नाम ही है हाल कवि, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? हाल कवि नाम है। बात समझ में आ गई है ना? एक बात का ध्यान रखना। ठीक, अब देखो कैसे है, इसको समझना है आप सभी को। मैंने कहा हाल कवि द्वारा रचित गाथा सप्तसती प्राकृत भाषा में रचित रचना है। पूछ सकता है कि जो गाथा, जो सप्तसती रचना है, वो कौन सी मेरे दोस्त भाषा में रचित है? प्राकृत में। ये प्रश्न भी आ जाएगा आप लोगों का, ये प्रश्न भी आप लोगों का आ जाएगा। अतिवल्प का मतलब होता है कि कम मात्रा में, कम मात्रा में, जबकि गोवर्धनाचार्य द्वारा रचित है आर्या सप्तसती का, ये संस्कृत भाषा में है। ये देखो, ये संस्कृत में है, ये मेरे दोस्त प्राकृत में है। हाल की गाथा सप्तसती संख्या परक रचनाओं का प्रथम संग्रह है और बिहारी की सतसई इसी परंपरा में पढ़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में इसी परंपरा में क्या होती है मेरे दोस्त? वो पढ़ती है, इसी परंपरा में पढ़ती है। आगे दिया है अगली लाइन, इसमें क्या है कि हिंदी में कृपाराम की हिमतरंगणी, देखो हिंदी में जो कृपाराम है उनकी जो हिमतरंगणी है मेरे दोस्त 1541 में, को हिंदी में सतसई परंपरा की पहली रचना माना जाता है और हिमतरंगणी संदिग्ध रचना है। देख लो भैया, हिंदी में जो कृपाराम है ना, कृपाराम, इनकी जो रचना है मेरे दोस्त कौन सी? हिमतरंगणी। इसको हिंदी में सतसई परंपरा की पहली, ये बेहतरीन प्रश्न है, सतसई परंपरा की पहली रचना किसको माना जाता है या किस लेखक की रचना है? तो कृपाकंद की रचना है। और मेरे दोस्त कौन सी? कृपाराम की रचना है। और मेरे दोस्त हित तरंगिणी है। कौन सी है? हित तरंगिणी है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? रीति काल के ही थे रंजना, और कौन से काल के थे? सतसई का जो अर्थ होता है वो 700 दोहों का समूह कह देते हैं हम, एक प्रकार से, या 719 दोहों का समूह कह देते हैं। बाबू गुलाब राय ने की है हिंदी की प्रथम सतसई रहीम सतसई। देखो, बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि हिंदी की जो प्रथम सतसई है वो रहीम सतसई बताया इन्होंने। इन्होंने लिखा किसको? रहीम सतसई को प्रथम।
सतसई कौन सी है, और बिशंबर अणु ने हिंदी की प्रथम सतसई रहीम सतसई को ही सिद्ध किया। इन्होंने इनकी ही जो रहीम सतसई है उसको मेरे दोस्त सिद्ध किया है। बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि हिंदी की प्रथम सतसई रहीम सतसई है, यह उन्होंने लिखा बाबू गुलाब राय के अनुसार और बिशंबर अरुण के अनुसार, दोनों के अनुसार है। ठीक है भाई। आगे यहां से आगे की मेरे दोस्त बात अगर मैं करूं तो कल करेंगे। यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त कहां करेंगे, कल करेंगे। कहां करेंगे मेरे दोस्त, कल करेंगे। ठीक है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है आप सभी को, मैं मेरे दोस्त पूरी कोशिश करूंगा कि भक्ति काल के कुछ प्रश्न लेकर के शनिवार के दिन आप लोगों के साथ साझा करूं। ठीक है। शनिवार के दिन आप लोगों के साथ मेरे दोस्त साझा करूं किसके प्रश्न, भक्ति काल के। ये क्या थी आपकी रीति काल की चौथी क्लास। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल की कक्षा में। अब इसी समय, कल शुक्रवार है आप लोगों का। बाकी जानकारी एकदम एकदम मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से दी है। यूजीसी नेट यूनिट 2 इस क्लास से कवर हो रहा है। मैं नेट की ही स्टूडेंट हूँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर शिल्पी। देखो, ये मैंने तो कमेंट नहीं किया, और ऐसे ऐसे कमेंट अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप में किया करो तो और बच्चों को भी मनोबल मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर किया करोगे तो और बच्चों को भी मिलेगा। ठीक है। इसमें लिखा है शिल्पी ने कि यूजीसी जो नेट है यूनिट 2 इस क्लास से कवर हो रहा है सर। मैं नेट की ही स्टूडेंट हूं, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। धन्य हो देवी जी आप, और धन्य हो आप सभी। ठीक है भाई, मिलते हैं मेरे दोस्त आगे अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।